नमस्कार। इग्नू की भाषा विज्ञान और भाषा इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम शैली विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। साहित्य का जन्म भाषा के गर्भ से ही होता है, आपको पता है। भाषा ही इसकी शक्ति है। भाषा के बिना साहित्यकार अपनी साहित्य रचना नहीं कर सकता है। भाषा की शक्ति से ही वह अपने भावों, विचारों, अनुभवों और अनुभूतियों की पूर्ण अभिव्यक्ति करने में समर्थ होता है। भाषा की इस शक्ति को शैली कहते हैं। शैली विज्ञान भाषा विज्ञान के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन का ही एक रूप है। इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे भाषा शिक्षा है, अनुवाद है, कोश कला है और वाक विकार सुधार इत्यादि है। तो यहाँ पर आज हम जो चर्चा करेंगे वह शैली विज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो शैली विज्ञान साहित्य को समझने और समझाने का अध्ययन है। इसके एक ओर शैली के साक्ष्य पर साहित्यिक कृति की संरचना और बुनावट का विवेचन होता है, तो दूसरी ओर कृति में जो सृजनात्मकता होती है और साहित्यिकता होती है उसका भी उद्घाटन होता है। आप जानते हैं कि मनुष्य सृजनशील प्राणी है और यह विभिन्न संदर्भों में, स्थितियों में, उद्देश्यों से विभिन्न प्रकार से भाषा का प्रयोग करता है। समाज विशेष, काल विशेष, स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, विधा विशेष, प्रयुक्ति विशेष आदि विभिन्न विषमताओं में वह भाषा का प्रयोग करता है, शैली का प्रयोग करता है। चाहे वह काल विशेष हो, जैसे पुरानी हिंदी, आधुनिक हिंदी, या छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि के हिंदी रूप। इसी तरह स्थान विशेष में जैसे अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, खड़ी बोली आदि बोलियां देखी जा सकती हैं। समाज विशेष में जैसे शिक्षित स्तर के हैं या अशिक्षित स्तर के हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग आदि की शैलियां हमें दिखाई पड़ती हैं। व्यक्ति विशेष में गांधी, नेहरू, निराला, पंत, रामचंद्र शुक्ल की जो विशिष्ट शैलियां मिलती हैं। विधा विशेष में उपन्यास, नाटक, कहानी आदि में भाषा के अलग अलग रूप हमें दिखते हैं। प्रयुक्ति विशेष में विशिष्ट कार्य क्षेत्र में विषय क्षेत्र के भाषा भेद, यानी कार्यालय में, वाणिज्य में, तकनीकी में, साहित्यिक की अलग अलग शैलियाँ होती हैं। इस प्रकार मनुष्य की भाषा में जो विविधताएं पाई जाती हैं उन्हें भाषा की शैलियाँ कहा जाता है। यह ठीक है कि सब भाषाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं, किंतु उनका अलग अलग उद्देश्य से, संदर्भ से और स्थितियों में अभिव्यक्ति के अलग अलग रीति होने के कारण ये शैली कहलाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र में शैली को क्या कहा जाता है। पश्चिम में हम शैली को स्टाइल कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टीलस से हुई है, जिसका अर्थ था लोह लेखनी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन रोमन काल में इस लोह लेखनी से मोम चढ़ी पट्टियों पर या कागजों पर लिखा जाता था, किंतु बाद में यह शब्द अभिव्यक्ति का प्रतीक बन गया। इसका प्रयोग लिखने की विशिष्ट शैली अथवा स्व की अभिव्यक्ति की रीति के रूप में होने लगा। धीरे धीरे इसकी संकल्पना का विस्तार हुआ और इसका प्रयोग साहित्येतर क्षेत्रों में, जैसे बोलने चालने में, खेलने कूदने में, लड़ने भिड़ने में, नाचने गाने में, पढ़ने पढ़ाने, खाने पीने, वेशभूषा आदि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने लगा। इसकी व्यापकता का प्रमाण भी हमें देखने को मिलता है कि ऑक्सफोर्ड कोश अगर आप उठाते हैं तो उसमें बहुत अर्थ इसके दिए गए हैं। शैली शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के स्टाइल शब्द के आधार पर अब होने लगा है और यह प्रायः अभिव्यक्ति की पद्धति या रीति का बोध कराती है।
शैली विज्ञान पर पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बहुत सारे विद्वानों ने अपना मत दिया है, और मत भी क्या, कभी कभी वो उस बात को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि काव्य भाषा में शैली की व्याख्या किस तरह होती है। उसी को जैसे प्लेटो ने, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्लेटो ने सहज, विचित्र और मिश्रित शैली बताया। अरस्तु ने शैली की महत्ता बताई, जिसमें औचित्य शैली के 2 गुण बताए। होरेस ने शैली में विवेक, शब्द योजना, स्पष्टता आदि गुणों का होना माना। इसी तरह से बहुत से प्रयोग कवियों ने अपनी भाषा के माध्यम से अपनी शैली बनाई। शैली एक ऐसी विलक्षण और विशिष्ट पद्धति है जिसमें जातिगत तथा व्यक्तिगत विशिष्टताओं का, प्राचीनता एवं नवीनता का, स्थायित्व और परिवर्तन का एक विचित्र समन्वय और संयोजन होता है। अगर हम भारतीय साहित्य शास्त्र में शैली की बात करें तो भारतीय वाङ्मय में शैली शब्द नया नहीं है। इस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के शील धातु से मानी गई है। शील मेव स्वार्थोशं डिपिः यः लोपः। शील के अनेक अर्थ हैं: स्वभाव, लक्षण, झुकाव, आदत, चरित्र आदि। तो शील शब्द का संबंध व्यक्ति की विभिन्न विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। बाद में हम देखते हैं कि इसका प्रयोग वास्तुकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला आदि विभिन्न कलाओं से देखा गया। भारतीय साहित्य शास्त्र में रीति सिद्धांत शैली के काफी निकट पड़ता है, किंतु इसमें वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार, रस और औचित्य सिद्धांतों का भी कम योगदान नहीं है। हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में या साहित्य शास्त्र में वक्रोक्ति, ध्वनि, अलंकार, रस और औचित्य सिद्धांतों के द्वारा काव्य को पूर्ण माना जाता है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इन वृत्तियों और प्रवृत्तियों का विवेचन किया है। उनमें संसार के विभिन्न देशों की वेशभूषा, भाषा, आचार, व्यवहार, वार्तालाप आदि का विश्लेषण मिलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भामा ने भी भारत द्वारा प्रतिपादित प्रवृत्तियों की प्रादेशिकता और वर्गीकरण की ओर ध्यान न देकर उन्हें काव्य के अंतर्गत रखा है। शब्द काव्य का विवेचन करते हुए उन्होंने कहा कि शब्द और अर्थ के पारस्परिक संबंधों पर बल देना, जैसे शब्दार्थों सहितम काव्यम। भामा ने भाषा और काव्य में अंतर करते हुए सामान्य शब्दार्थ को वार्ता बताया। वक्रोक्ति के बिना काव्य काव्य नहीं होता है, वरन सामान्य कथन या वार्ता होता है। उसी प्रकार कुंतक ने भी अपने शैली के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अलंकार न होते हुए उसमें आनंद प्रदान करने की अगर शक्ति है, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तदि आह्लादकारिणी। जब उसमें आनंद की अनुभूति होती है, वही उसकी शैली होती है। हिंदी में शैली पर शास्त्रीय विवेचन कम हुआ है, किंतु उस पर विभिन्न विद्वानों ने यत्र तत्र अपने विचार रखे हैं। श्याम सुंदर दास ने कवि या लेखक की शब्द योजना, वाक्यांशों का प्रयोग, वाक्यों की बनावट और उसकी ध्वनि आदि को शैली कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रत्यक्ष रूप से कोई बात नहीं कही है, किंतु उन्होंने काव्य भाषा के 4 तत्व स्वीकार किए हैं। पहला लक्षणा शक्ति, दूसरा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द, तीसरा वर्ण विन्यास और चौथा साभिप्राय विशेषण। इसी प्रकार गुलाब राय ने भी शैली को अभिव्यक्ति का गुण कहा है, जिसे कवि या लेखक अपने मन में प्रभाव को समान रूप से दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपनाता है।
करुणापति त्रिपाठी ने आकर्षक, रमणीय और प्रभावोत्पादक ढंग से की गई अभिव्यक्ति को शैली कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के विद्वानों ने शैली संबंधी गंभीर और सैद्धांतिक चर्चा विशेष न करके उसके गुणों आदि को मात्र गिनाया है। आज हम शैली पर जाने कि शैली क्या होती है। अगली कक्षा में हम और इसी पर अन्य विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।